हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अब तक हम लोगों ने उपसर्ग को पढ़ा है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य को पढ़ेंगे। परंतु वाच्य को पढ़ने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि क्रिया के बारे में आप लोगों को एक बार जान लेना आवश्यक है। यद्यपि आप लोगों ने पहले भी क्रिया को पढ़ चुका है, इसलिए आज मैं बड़े संक्षिप्त तरीके से आपको क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के परिभाषा और उदाहरण को मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले क्रिया। देखिए, शब्द के जिस रूप से काम के करने या होने का बोध होता है वह क्रिया कहलाती है। यानी खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? ये सब सभी क्रिया हैं, क्रिया के शब्द हैं। इसलिए इसका उदाहरण भी यही है, करना, खाना, पीना इत्यादि। यानी शब्द के जिस रूप से काम के करने होने का बोध होता है उसे ही क्रिया कहते हैं। और क्रिया के साधारणतः दो भेद माने गए हैं। एक है सकर्मक क्रिया, एक है अकर्मक क्रिया। यानी पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। देखिए, सकर्मक क्रिया जो नाम है, इसी नाम में इसकी परिभाषा छिपी हुई है। जैसे देखिए, सकर्मक, स का अर्थ होता है सहित, यानी साथ, यानी कर्म सहित क्रिया। यानी यहां पर जो वाक्य होंगे उसमें आपको कर्म मिलेगा। क्रियावाचक जो वाक्य है उस वाक्य में कर्म मिलेंगे। जैसे राम ने खाना खाया, तो यहां खाना जो है ये है कर्म। यानी कर्म के साथ जो क्रिया है वह कहलाती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में अ है, आ का अर्थ होता है नहीं, यानी कर्म रहित, रहित का अर्थ होता है नहीं। यानी ऐसे वाक्य में, क्रियावाचक वाक्य में कर्म नहीं होते हैं। तो यानी इस वाक्य में आपने देखा राम ने खाना खाया, खाना है कर्म। तो यहां अकर्मक में यही वाक्य किस रूप में हो जाएगा? राम ने खाया। यानी यहां क्या है? कर्म नहीं है। तो सकर्मक और ये है अकर्मक। इस बात को आप याद रखिए, इसलिए कि वाच्य को पढ़ाते समय मैं सकर्मक वाक्य और अकर्मक वाक्य का नाम उल्लेख करूंगी, तब आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। इसीलिए मैंने इस बात को आपको यहाँ पर पहले ही समझा दिया है, ताकि ये आपके पास रह गया, आप इसे देख सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए तो चलिए शुरू करते हैं। अब वाच्य। वाच्य क्या है? क्रिया का एक परिवर्तन है। तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं, जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। यानी एक वाक्य कहा गया, उस वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। तो क्रिया का रूपांतर यानी क्रिया के परिवर्तन को जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि उस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता या भाव की प्रधानता है, उसे ही कहते हैं वाच्य। आप लोग जान लीजिए, ये वाच्य जो है अंग्रेजी में क्या कहलाता है? वॉइस। यही वाच्य जो है अंग्रेजी में वॉइस कहलाता है। अब उदाहरण से समझिए, राम ने खाना खाया, ठीक है, ये हो गया सकर्मक क्रिया के अंतर्गत है। अकर्मक क्रिया में राम ने खाया, ये अकर्मक क्रिया है। तो इस दोनों वाक्य में देखिए प्रधानता है राम ने। ये राम ने क्या है? राम ने करता है। ये भी क्या है? करता है। राम ने करता है। तो यानी इस दो वाक्य में देख रहे हैं कि यहां पर कर्ता की प्रधानता है। अब दूसरे वाक्य को देखिए, खाना राम के द्वारा खाया गया। अब यहां पर प्रधानता है खाना। यहां पर खाना क्या है? कर्म। ये आपको बताया सकर्मक क्रिया के अंतर्गत।
कि राम ने खाना खाया, इसमें राम जो है वो करता है और खाना जो है वह कर्म है। ये अभी आप लोगों को मैंने यहाँ समझाया कि खाना क्या है, कर्म है। तो आप इस बात को देखिए, यहाँ पर भी वही उदाहरण है कि खाना राम के द्वारा खाया गया। तो यहाँ खाना हो गया कर्म और राम के द्वारा ये है कर्ता, यानी राम है कर्ता। तो खाना किसके द्वारा खाया गया? तो राम के द्वारा खाया गया। तीसरा देखिए, राम से खाना नहीं खाया जाता है। यह जो है राम से खाना नहीं खाया जाता है, इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर भाव की प्रधानता है। जैसे कहते हैं ना, मुझसे लिखा नहीं जाता है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, ऐसे वाक्य में भाव की प्रधानता है। तो एक बात तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि इस दोनों वाक्य में किसकी प्रधानता है? कर्ता की। इस वाक्य में कर्म की और इस वाक्य में भाव की। यानी आपको तीनों तरह के उदाहरण से मैंने समझाया कि कैसे हम देखते हैं कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या वाक्य में कर्म की प्रधानता है या वाक्य में भाव की प्रधानता है। और इसी आधार पर वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं। देखिए, वाक्य के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? वाक्य के 3 प्रकार हैं। अभी आपको वाक्य में हमने दिखाया। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब इसकी परिभाषा को देख लें। कर्तृवाच्य, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इस वाक्य में किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की प्रधानता होगी। जब कर्मवाच्य कहते हैं तो नाम से ही पता चल जाता है कि वाक्य में कर्म की प्रधानता है, कर्म का बोध हो रहा है। और भाववाच्य जब कहते हैं तो यह बोध होता है कि वाक्य में भाव की प्रधानता है। तो देखिए परिभाषा, क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। किसकी प्रधानता का बोध हो रहा है? कर्ता की प्रधानता का बोध हो रहा है। उदाहरण देखिए, राम ने खाना खाया, राम घर गया, राम ने खाया। इस तीनों वाक्य में कर्ता जो है वह मुख्य है। लेकिन आपको यह ध्यान देना होगा कि कर्तृवाच्य में जो क्रिया होगी वह अकर्मक क्रिया भी होगी और सकर्मक क्रिया होगी। दोनों ही इसके उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कि इस दोनों में सकर्मक क्रिया का उदाहरण देखने को मिलता है और इसमें अकर्मक। यानी कर्तृवाच्य जो होते हैं इसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और क्या पहचान है? इसका पहचान है ने। ऐसे वाक्य में ने का प्रयोग होगा। लेकिन कहीं कहीं ने का चिन्ह नहीं भी होता है। यानी ने क्या है? कारक चिन्ह है। तो यहां पर क्या हो गया? शून्य कारक चिन्ह। इसको क्या कहते हैं? जहां पर नहीं है इसको कहते हैं शून्य कारक चिन्ह। यानी कारक का चिन्ह नहीं है। तो यानी कर्तृवाच्य में ने कारक चिन्ह भी हो सकते हैं और शून्य कारक चिन्ह भी। यानी शून्य मतलब नहीं, 0। कर्मवाच्य के अंतर्गत देखिए, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध। अब देखिए यहाँ कर्म की प्रधानता का बोध होता है। आपको शब्द से ही पता चल जा रहा है अर्थ का। कर्मवाच्य यानी किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है। और यहाँ पर क्या होगा? एक और इसको पहचानने का तरीका है
से द्वारा। कर्मवाच्य को कैसे पहचानेंगे? उसके चिन्ह से और द्वारा का प्रयोग होगा। और कहीं कहीं आप देखिएगा कि कर्म का प्रयोग है लेकिन कर्ता नहीं है, तो ऐसे स्थिति में भी कर्मवाच्य हो गया। जैसे बालक से या द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब पतंग अच्छी तरह उड़ रही है, तो ये पतंग क्या है? निर्जीव है। तो पतंग तो अपने आप नहीं उड़ेगी, पतंग को उड़ाना पड़ेगा ना। यानी किसी के द्वारा, चाहे राम के द्वारा, श्याम के द्वारा, मोहन के द्वारा जो है पतंग जो है वह अच्छी तरह से उड़ रही है। यानी पतंग को उड़ाने वाला कोई है, इसलिए यह भी कर्मवाच्य होगा। तीसरा देखिए भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो। जैसे राम से नहीं चला जाता, तो यहां क्या पता चल रहा है? भाव आ रहा है। और इसमें क्या होता है? नहीं का ज्यादा अधिकतर प्रयोग होता है। ऐसे वाक्य अधिकतर निषेधात्मक होते हैं, परंतु कभी कभी सकारात्मक अर्थ भी देते हैं। किंतु कहीं कहीं जो होता है नहीं का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे राम से नहीं चला जाता, हो सकता है ऐसा भी वाक्य रहे राम से चला जाता है। यह भी क्या है? भाव का बोध कराता है। इसमें सकर्मक वाक्य नहीं होंगे, क्रिया का वाक्य नहीं होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर इसमें चूंकि कर्मवाच्य कर्म की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर जो भी वाक्य क्रिया होगी वो होगी सकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पर कहीं भी कर्म का प्रयोग नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो वाक्य होंगे वो होगा, उसमें अकर्मक क्रिया होगी। अब एक चीज और आप जान लीजिए, इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए मैं लिख करके रखी हूं यहाँ पे कि कर्तृ वाच्य में कर्ता का लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष होते हैं। यानी कर्ता अगर एक वचन है, कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। कर्ता का लिंग अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी प्रयोग। और पुरुष के रूप में भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होते हैं, उसके अनुसार से ही होगा। जैसे कि यहाँ देखिए राम जो है कर्तृवाच्य के अंतर्गत, यहाँ कर्तृवाच्य के अंतर्गत देखिए राम क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है, इसीलिए यहाँ पर खाया शब्द का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य में भी वही बात है कि कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष होते हैं। यहाँ भी बालक जो है एक वचन है और पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग में आया। लेकिन भाववाच्य में क्या होता है? क्रिया का जो लिंग वचन और पुरुष जो होगा सदा अन्य पुरुष होगा, एक वचन तथा पुल्लिंग होती है। यानी यहाँ पर देखिए हमेशा पुल्लिंग का प्रयोग होगा, ठीक है, एक वचन का प्रयोग होगा और अन्य पुरुष में इसका प्रयोग होगा। तो ये वाच्य जो है बहुत कठिन नहीं है। वाच्य की परिभाषा को याद कर लेना है, उसके उदाहरण को समझ लीजिए, किंतु उसको समझने से पहले क्रिया को एक बार अवश्य समझ लीजिए। तत्पश्चात आप क्रिया वाच्य के भेद को जानें, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग मिलता है। कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रिया, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया। इसको पहचानेंगे कैसे? यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा या तो नहीं भी हो सकता है। कर्मवाच्य में से द्वारा और भाववाच्य में भाव का बोध होता है, भाव की प्रधानता। इससे हम लोग समझेंगे कि यह जो है भाववाच्य है। और ये निषेधात्मक वाक्य अधिकतर होते हैं, लेकिन कभी कभी
निषेधात्मक वाक्य नहीं भी होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आपको परीक्षा के समय यह ध्यान रखना उसमें भाव की प्रधानता है कि नहीं है। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही है। अगले वीडियो में मैं आपको वाच्य का परिवर्तन कैसे करें यह सिखला दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो ज़रूर समझ में आया हो, अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और सभी बच्चों में इसे शेयर करें, क्योंकि व्याकरण ऐसा विषय है जो हर क्लास के बच्चों को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अगर छोटी छोटी बातों को अगर हम नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो हमें आगे आने वाले विषय को समझने में बहुत दिक्कत होगी। जैसे अभी वाच्य को पढ़ते समय आपको क्रिया को भी समझना पड़ा। हो सकता है किसी और चीज़ को पढ़ने के लिए आपको विशेषण को जानना पड़ जाए, संज्ञा को जानना पड़े, वर्णों को जानना पड़े। तो इसलिए जो है व्याकरण एक ऐसा विषय है जो सबको समान रूप से जानना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आप व्याकरण को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और आने वाले समय में व्याकरण संबंधी जो भी सवाल आएंगे आपके सामने, आप सबका हल कर सकेंगे, सबका उत्तर आपके पास होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।